अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आखिरकार हुकूमत ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में इमरान खान की आंखों में जो इन्फेक्शन था उसका इलाज किया गया। अब सवाल यह बनता है कि इमरान खान कितनी देर हॉस्पिटल में रहे। जिस वक्त इमरान खान को लाया गया उस वक्त वहां की सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी, लोगों को किस तरीके से आगे पीछे किया गया, और अहम तरीन बात यह भी है कि क्या दोबारा भी इमरान खान को हॉस्पिटल लाया जाएगा, क्या इस हवाले से दोबारा भी इमरान खान का ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। इस हवाले से सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी इमरान खान से मुलाकात करने के लिए अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। पुलिस की नफरी भी वहां पर मौजूद है। रास्तों को बंद कर दिया गया है। जो अतराफ में दुकानें और बाजार हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आज सुहेल खान अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। अगर यह मुलाकात नहीं करवाई जाती तो सुहेल खान अफरीदी का अगला लाहे अमल क्या होगा। अतवार वाले दिन सुहेल खान अफरीदी जो जिरगा करने के लिए जा रहे हैं उसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और यह मामला इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर भी जा चुका है। बीबीसी ने वादी तेरा के अंदर रहने वाले लोगों से गुफ्तगू की है, वहां के मुकामी लोगों से, वहां के सियासी रहनुमाओं से और वहां के ताजरों से। उनसे पता करने की कोशिश की है कि ये जो लोगों की नकल मकानी हो रही है, क्या लोग खुद जा रहे हैं या लोगों को जबरदस्ती भेजा गया है। तो लोगों ने जो बातें की हैं वो बड़ी हैरान कुन्नी है। वो सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रोबियो अमेरिकी सेनेट के अंदर बैठे हैं। उनसे बड़े सख्त सवालात किए गए हैं, खासतौर पर वेनेजुएला के हवाले से, जो अमेरिका ने वहां पर ऑपरेशन किया, उनके सदर को वहां से अरेस्ट किया और अमेरिकी अदालत के अंदर न्यूयॉर्क में पेश किया। जो सवाल उनसे पूछे गए हैं उन सवालात के जवाबात मार्को रूबियो के पास नहीं थे। इसके अलावा एक अहम तरीन खबर यह भी है कि यूके के जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पर है और इस दौरे को दुनिया इंतहाई अहमियत से देख रही है। यह तफसीलात भी आपको बताता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो एक इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि सुहेल खान अफरीदी अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। अभी तक उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाजत नहीं मिली। रास्तों को नाके लगाकर बंद किया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना पहुंच सकें। पुलिस भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। अतराफ के जो बाजार हैं, जो दुकानें हैं, उनको भी बंद करवा दिया गया है। सुहेल खान अफरीदी का आज एक बड़ा इम्तिहान है कि आया उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती, और अगर यह मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो फिर सुहेल खान अफरीदी का अगला लाहे अमल क्या होगा। क्योंकि अब यह बात बहुत ही सीरियस हो चुकी है। पिछले तकरीबन 110 दिनों में इमरान खान के साथ सिर्फ उनकी बहन डॉक्टर उज़मा खान ने सिर्फ 30 मिनट के लिए एक मुलाकात की है। उसके अलावा ना कोई डॉक्टर इमरान खान तक पहुंचा है, ना फैमिली मेंबर, ना वकला और ना सियासी रहनुमा, किसी की भी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। सुहेल खान अफरीदी ने एक जगह पर बात करते हुए यह भी कहा कि मैं फॉर्म 47 के मुसल्लत शुदा करप्ट टोले को सियासत और हुक्मरानी दोनों मैदानों में इबरतनाक शिकस्त देकर दिखाऊंगा कि चाहे वो सियासत हो चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, दोनों मैदानों के अंदर इस फॉर्म 47 के टोले को मैं इबरतनाक शिकस्त देकर दिखाऊंगा। यह बात सुहेल खान अफरीदी ने की है। नाज़रीन किराम, इमरान खान के हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने खबरें दी। सबसे पहले खबर दी नौजवान सहाफी असदुल्ला खान ने, फिर खबर दी डॉन न्यूज ने, फिर खबर दी असद दुरानी ने, फिर और लोगों ने भी इसके ऊपर बात की। खबर यह थी कि इमरान खान को रात के अंधेरे में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब इमरान खान को अडयाला जेल से पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। वहां पर इमरान खान की आंखों के हवाले से एक प्रोसीजर किया गया, ट्रीटमेंट इमरान खान का किया गया। पहले तो इस खबर पर बिल्कुल चुपचाप थी और किसी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन जब यह खबरें बाहर निकली हैं, अंदर से इनसाइट्स बाहर आई हैं, तो अब हुकूमत ने इसका इतराफ कर लिया है। हुकूमती वजीर अता तारड़ ने कहा है कि इमरान खान को लाया गया और इमरान खान का जो प्रोसीजर था वो सिर्फ 20 मिनट का था। 20 मिनट के अंदर इमरान खान का इलाज करके इमरान खान को दोबारा अडयाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब सवाल यह बनता है कि वो कौन सा प्रोसीजर आंखों का जिसको सिर्फ 20 मिनट लगे हैं, और वो कौन सा काम है जो 20 मिनट अडयाला जेल के अंदर नहीं हो सकता था। बहरहाल इस हवाले से बहुत सी बातें हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिसके लिए आपको हर सूरत ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर आपके पास ऑपरेशन थिएटर का एनवायरनमेंट ना हो तो आप प्रोसीजर नहीं कर सकते, आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इस हवाले से अब मजीद खबरें सामने आई हैं, वो भी जरा सुन लें। फखर दुरानी उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने कहा जी जिस वक्त इमरान खान को लाया गया तो उस वक्त पिम्स के गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको हटा दिया गया, जो दूसरे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको लगा दिया गया और उस तरफ किसी को भी नहीं आने दिया गया, और सबको यह कहा गया कि एडी साहब का रूट है और हर चीज जो है वो राज के अंदर रखी गई। बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे एक खुफिया ऑपरेशन किया जाता है कि किसको कानो कान खबर ना हो किसी को कि भाई यहां पर क्या हो रहा है। अब असदुल्ला खान जिन्होंने सबसे पहले यह खबर दी थी, उन्होंने अब एक इस हवाले से और खबर दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की आंख में जो बीमारी की तशखीस हुई है, जो इन्फेक्शन है CRVO नामी, इसके लिए कम से कम 3 इंजेक्शन इमरान खान को लगने हैं। एक इंजेक्शन लग गया है,
2 इंजेक्शन इमरान खान को और लगने हैं, 1 दफा इमरान खान हॉस्पिटल गए हैं और मजीद 2 दफा भी इमरान खान को हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, वहां का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि यह सब कुछ इमरान खान के साथ किया गया, उनको अडयाला जेल से हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहां उनका ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन कानो कान भी इमरान खान की फैमिली को इस बारे में आगाह नहीं किया गया। इमरान खान के सियासी रुफका को इस बारे में आगाह नहीं किया गया, उनके वकला को, उनके जाती मालिश को, किसी को भी इस हवाले से आगाह नहीं किया गया। अब थोड़ी देर के लिए सोचे कि अगर नवाज शरीफ अडयाला जेल के अंदर बंद हूं, वैसे तो इनको सबको बड़ी जल्दी बीमारियां लग जाती हैं, बहरहाल अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी लग जाए, नवाज शरीफ को कोई बीमारी लग जाए, और नवाज शरीफ की फैमिली को, उनकी बेटी को, उनके बेटों को, उनके घर वालों को बताए बगैर आप नवाज शरीफ को जेल से निकालें और लेकर जाएं हॉस्पिटल में, वहां पर ट्रीटमेंट करें, दोबारा जेल में भेज दें, फिर कोई सहाफी इंकशाफ कर दे और बाद में पता लग जाए कि हाँ जी ये खबर सच थी, तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल होती, किस तरीके से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा रिएक्ट करती, कैसे नवाज शरीफ के जाती मालिज रिएक्ट करते, कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिएक्ट करती, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान का मीडिया कैसे घुंघरू बांध कर नाचता। थोड़ी देर के लिए जरा सोचिएगा कि अगर यह काम नवाज शरीफ के साथ होता तो पाकिस्तान में कैसा एक, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कैसी हाइप होती। उसकी एक मिसाल मैं आज आपको देने के लिए जा भी रहा हूं कि ये हमारा मीडिया जो है ये कितनी मुनाफकत करता है। आगे आ जाइए, इस हवाले से एक बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है एक टीवी शो के अंदर। वहां पर 5 लोग बैठे हुए थे, मंसूर अली खान का ये शो था, खुद मंसूर अली खान, इफ्तिखार अहमद सीनियर सहाफी हैं, उमर दराज गोंदल नौजवान सहाफी हैं, नसरुल्लाह मल्क सीनियर सहाफी हैं, राय साकब खलल सीनियर नौजवान सहाफी हैं। यहां पर नसरुल्लाह मलिक ने कहा कि इमरान खान जिस मर्जी हॉस्पिटल में जाना चाहे उन्हें इजाजत होनी चाहिए। तो आगे से साकब खलल ने कहा कि लंदन भी, कि अगर इमरान खान अपना इलाज लंदन से करवाना चाहे तो वो भी इजाजत होनी चाहिए। तो आगे से इफ्तिखार अहमद कहते हैं, वो कहते हैं कि फिर जो 77,000 कैदी हैं उनको भी ये सहूलत दे दी जाए। तो राय साकब खलल ने आगे से कहा कि क्या ये नवाज शरीफ की बारी भी आपने कहा था, क्या ये बात नवाज शरीफ की बार भी कही थी जब नवाज शरीफ को इजाजत मिली थी? फिर उन्होंने पूछा राय साकब खलल ने कि आपको सहाफत में कितना अरसा हुआ है? इफ्तिखार अहमद ने कहा 38 साल। तो फिर उन्होंने कहा कि 38 साल में नवाज शरीफ के अलावा किसी और कैदी को इस तरीके से इलाज करवाने के लिए बाहर जाने की इजाजत मिली है जैसे उनको मिली थी? तो इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मुझे नहीं याद। तो ये सारी नवाजिशात इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के ऊपर हुई थी। इमरान खान की जो वजीर थी डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, ये सेहत के मामले के ऊपर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं होगी, जिसको जो भी सहूलत चाहिए उसको मिलेगी। और फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ साहब यहां से लंदन गए थे और बाकायदा तौर पर अदालत ने गारंटी मांगी थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, गारंटी दो कि अगले 24 घंटों में नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। ये सारे के सारे मनाजर पाकिस्तानी अवाम ने देखे हुए हैं। आगे आ जाए जी, वादी तेरह के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से अब मामला बड़े सीरियस हो चुके हैं। वहां पर जो जिरगा होने के लिए जा रहा है जमरूद फुटबॉल स्टेडियम के अंदर, उस हवाले से बड़े इंकशाफात हुए हैं। यह मामला इस वक्त आलमी मीडिया के अंदर भी जा चुका है। बीबीसी ने वहां के लोगों से गुफ्तगू की है। मिशाल यूसुफजई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उन्होंने मोहम्मद मालिक के शो के अंदर इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि एतवार वाले दिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कोर कमांडर पेशावर का खत सबको दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से कोर कमांडर पेशावर ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखा। उन्होंने कहा कि वो खत दिखाया जाएगा। मजीद कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के हवाले से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर को 3 खतूत लिखे, जबकि स्पीकर सूबाई असेंबली ने भी 1 खत लिखा। उन्होंने कहा कि एतवार वाले दिन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी सारे के सारे सबूत पेश कर देंगे। और एक और ऑफर भी आई है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अभी भी वक्त है, हुकूमत माफी मांगे और नोटिफिकेशन वापस ले। अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती तो फिर सारी की सारी चीजों को बेनकाब किया जाएगा, सारी की सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए मुकामी रहनुमा ने बात की वादी तेरह के अंदर जो लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में ऐसी कोई नकल मकानी नहीं हुई, तो अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि लोग घर बार छोड़कर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग सर्दी से निपटने के लिए वक्त से पहले ही मुनासिब इंतजाम कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर बर्फबारी कोई पहली बार नहीं हुई, हर साल मौसम ऐसा ही होता है। और यह मुकामी रहनुमा थे JUI के, ठीक है जी। इसके अलावा उन्होंने एक मुकामी ताजर से भी बात की। मुकामी ताजर ने कहा कि जब ऑपरेशन की बातें शुरू हुई तो तेरह की तरफ राशन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि एक आटे का ट्रक आना बहुत मुश्किल हो गया था, मगर बर्फबारी खराब हालात के बायस वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका आटे का ट्रक। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इलाका खाली करने का नहीं कहा तो फिर यह रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा था? अगर हुकूमत ने नहीं कहा तो यह नादरा का अमला वहां पर आकर रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहा था? मजीद एक वहां के जो मुतासर लोग हैं उनमें से एक बंदे ने बात करते हुए कहा कि कम अज कम हमारे ऊपर हंसे मत। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसफ का बयान ऐसा है जैसे वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद क्यों सर्द मौसम में अपना घर बार छोड़कर आएंगे। मजीद कहा कि हमने अभी कुछ अरसा कबल अपना मकान तमीर किया है जिसमें बेसमेंट भी है, हम वहां सर्दी के अंदर महफूज रहते हैं। ये वादी तेरह के जो मुतासरीन हैं उन्होंने गुफ्तगू की है। और अल जजीरा इंग्लिश उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि हजारों की तादाद में वादी तेरह से लोगों की नकल मकानी हो चुकी है। अब ये सारे का सारा मामला इंटरनेशनलाइज हो गया है। एतवार को जो जिरगा होना है वो जिरगा बहुत इंपॉर्टेंट है।
بہتر ہے کہ حکومت جو ہے وہ سہیل خان افریدی کے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کر معاملات کو حل کرے، اور اگر یہ انا برقرار رہے گی تو پھر معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں، پہلے ہی معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر اعظم سہیل افریدی نے بھی اس حوالے سے اہم ترین گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف 13 کے لوگ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں اور دوسری طرف بے شرم سیاستدان ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے اپنا گھر نہیں چھوڑتا، ان لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے اور انہیں کوئی مالی مدد بھی فراہم نہیں کی گئی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایک گھر انسان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گھر آپ کا چھوٹا ہو بڑا ہو، چاہے وہ ایک کلی نمائی گھر کیوں نہ ہو۔ آپ دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، جو مرضی آسائشیں آپ کو مل جائیں، آپ 2 4 6 دن رہیں گے، آپ کو اپنے گھر کی بڑی یاد آئے گی، آپ کو اپنا گھر یاد آئے گا جہاں پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ بستے ہیں۔ ایون کہ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں جو بیلٹ فورسز کے اندر ہیں، جو فوج کے اندر ہیں، جو پولیس کے اندر ہیں، جو رینجرز کے اندر ہیں، آپ کبھی کسی سے پوچھیں کہ 2 2 مہینے 3 3 مہینے آپ ڈیوٹی کے اوپر رہتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ یاد کس کی آتی ہے؟ گھر کی آتی ہے، اپنے بیوی بچی اور فیملی کی آتی ہے۔ تو کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ چلیں جی اپنا گھر بار چھوڑے اور نکلیں یہاں سے بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ حکومت نے تو کہہ دیا کہ ہم تو آپریشن نہیں کر رہے، ہم نے تو نہیں کہا کہ یہاں سے نقل مکانی کریں، لوگ اپنی مدد آپ خود نقل مکانی کر رہے ہیں۔ تو اب اتوار والے دن اس چیز کا جو وہ کہتے ہیں نا وہ کٹی کٹا وہ نکل آئے گا کہ کس نے کہا تھا اور کیسے کہا تھا۔ ندیم ملک کے شو میں وہاں کے جو جرگے کے ممبر ہیں کمال الدین، انہوں نے بھی انتہائی اہم گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاگل تو نہیں ہیں کہ خود سے وادی 13 کے اندر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ریاست کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نقل مکانی میں مصروف ہیں، یہ نقل مکانی کس کے کہنے پر ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم نے ہفتے کو اتوار کو جو جرگہ ہونا ہے اس سے قبل ہفتے کو جرگہ بلایا ہے اور ہم تمام کے تمام حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آگے آ جائیں، ایک اہم ترین خبر ہے بسنت کے حوالے سے۔ محمد مالک نے اپنے شو کے اندر رانا ثناءاللہ کو کہا کہ مجھے ایک فون آیا اور کہا گیا کہ حکومت سے غلطی ہو گئی ہے، 804 کے اوپر پابندی نہیں لگائی، یہ جو پتنگوں کے اوپر 804 لکھنا ہے۔ تو آگے سے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ لاہور 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، انہوں نے کہا کہ صرف 1000 3000 لوگ پتنگے اڑائیں گے، اس سے کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 1000 سے 3000 لوگ پتنگے اڑائیں گے تو اگر اس کے اوپر آپ نے عمران خان کی تصویر لگانی ہے یا قیدی نمبر 804 لکھنا ہے یا کچھ بھی لکھنا ہے تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو آگے سے محمد مالک نے کہا ہے کہ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ارریلیونٹ ہو گیا ہے، لاہور میں عمران خان کی تصویر والی گڈیوں سے جمہوریت کو کون سا خطرہ ہے؟ کہ اگر عمران خان کے نام کی گڈی چڑھ گئی، پتنگ کے اوپر عمران خان کی تصویر ہوئی، قیدی نمبر 804 لکھا ہوا، پی ٹی آئی لکھا ہوا، پی ٹی آئی کا جھنڈا ہوا، کوئی اسٹیکر ہوا، تو اس سے جمہوریت کو کون سا خطرہ ہوگا؟ تو ذرا سنیے آگے سے رانا ثناءاللہ کا جواب۔ کہتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک لوکل تہوار میں آپ سیاست داخل کر رہے ہیں، کیا ماحول بنے گا؟ کچھ بھی ماحول نہیں بنے گا، لوگ انجوائے کریں گے، لوگوں کی انجوائمنٹ کے لیے تو آپ نے یہ تہوار بنایا تو لوگوں کو انجوائے کرنے دیں، لوگوں کو انجوائمنٹ سے مت روکے، لوگوں کے سانس ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مت بند کریں کہ آپ نے نقدہ کوکا بھی نہیں چلانا، آپ نے اس کلر کے ساتھ یہ جھنڈا بنا کے یہ بھی نہیں اڑانا، آپ نے عمران خان کی تصویر بھی نہیں لگانی، آپ نے قیدی نمبر 804 بھی نہیں لکھنا۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، لوگ ہیں بھائی بڑے کریٹیو۔ یہ ابھی میرے سامنے ایک تصویر آئی ہے سوشل میڈیا پہ، یہ ذرا دیکھ لیں، اگلوں نے پتنگ بنائی ہے اور اس کے اوپر ARY نیوز کی بریکنگ نیوز کی تصویر لگا دی ہے۔ یہ ARY نیوز کے اوپر چلا تھا، اس کے لگا دیا ریحانہ ڈار کہ اتنے ووٹ تھے وہ جیتی ہوئی تھی اور خواجہ آصف کے اتنے تھے وہ ہاری ہوئی تھی اور وہ ہارے ہوئے تھے اور بعد میں ان کو جتوا دیا گیا۔ اب اس کے اوپر بھی پابندی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے طریقے نکال لیں گے۔ ایک میں نے ایسی بھی پتنگیں دیکھی کہ اس کا جو پرنٹ تھا وہ فارم 47 کا پرنٹ تھا جس کے اوپر کانٹے لگا کے ووٹ چینج کیے ہوئے تھے۔ تو لوگوں کے پاس لوگ بڑے کریٹیو ہیں، بڑے راستے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بسنت سے 1 2 دن پہلے تحریک انصاف کی جانب سے کوئی نغمہ یا گانا بسنت کے حوالے سے لانچ کر دیا جائے اور شاید حکومت پنجاب کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا اس کے اوپر پابندی لگانے کے لیے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ سارے کے سارے ہو رہے ہیں۔ آگے آ جائیں جی، محمود خان اچکزئی نے انتہائی اہم گفتگو کی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو انہوں نے پہلی مرتبہ کی ہے، میں نے تو ایٹ لیسٹ پہلے کبھی ان کی یہ گفتگو نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ میں 5 مہینے کا تھا جب میرے والد کو پاکستان سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جن کے تحت آج سینکڑوں بچے جیلوں کے اندر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے والد کو 6 مہینے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد ازاں یہ قید 6 مہینے سے بڑھتی ہوئی 6 سال تک پہنچ چکی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو پہلی مرتبہ تب دیکھا تھا جب میں 6 سال کا تھا۔ مزید کہا کہ میرے والد کو جب شہید کیا گیا تب میں 25 سال کا تھا، میں نے اس 25 سالوں میں اپنے والد کو قسطوں کے اندر دیکھا، دوسری بار تب دیکھا جب میں میٹرو کا طالب علم تھا اور تیسری بار تب دیکھا جب میں انجینئرنگ کر چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک یہ حالات پاکستان کے اندر ہو رہے اور اس طریقے سے آئین اور قانون کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ مزید کہا کہ ہماری افواج یا ایجنسیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کہ ہماری جو افواج ہیں یا ہماری ایجنسیز ہیں ہمارے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمارا واضح مطالبہ ہے کہ افواج اور ایجنسیاں آئین کی مقرر کردہ حدود کے اندر واپس جائیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو تمام مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات کی ہے محمود خان اچکزئی نے۔ آگے آ جائیں جی، کل محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ایک بیان دیا ایکسپورٹس کے حوالے سے اور وہ بیان پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوا، بہت سے لوگ اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کی اگر ایکسپورٹس بڑھانی ہے تو سب سے بہترین ایکسپورٹس ہمارے بریلینٹ برینز ہیں جنہیں ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ مریم نواز جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے کہا، سمجھیے گا ذرا غور سے اس بات کو۔
दुनिया भर के अंदर जाकर जब कभी आप एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे ना, तो एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं कि एक मुल्क है, उस मुल्क के अंदर आप इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, और वहां पर आप ऐसी चीजें बनाते हैं जो आप अपने मुल्क के अंदर बनाएं और बाहर की दुनिया को जाकर बेचें। यानी कि बेहतरीन ब्रिलियंट दिमाग आपके मुल्क के अंदर मौजूद हों, इंटेलिजेंट लोग आपके मुल्क के अंदर मौजूद हों, जबरदस्त किस्म के बिजनेसमैन आपके मुल्क के अंदर मौजूद हों, वो आपके मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, फैक्ट्रियां लगाएं, यूनिट्स लगाएं, कारखाने लगाएं, मुल्क के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएं, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो दूसरी इंडस्ट्री हो, और वो बना के तो वो बाहर की दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट करें। जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, या हम अपना चावल एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपना जो खजूरें हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, केला एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, सब्जियां, आलू हम एक्सपोर्ट करते हैं, सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये होती है एक्सपोर्ट्स, इनको कहते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन मोहतरमा ने कहा कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो ब्रिलियंट ब्रेन्स है। ब्रिलियंट ब्रेन्स एक्सपोर्ट नहीं होती। ब्रिलियंट ब्रेन्स किसी भी कौम के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती हैं, और एक कौम की बड़ी खुशकिस्मती होती है कि उनके ब्रिलियंट ब्रेन्स उस कौम के अंदर मौजूद हों। अगर ब्रिलियंट ब्रेन जो है वो बाहर चले जाएंगे तो पीछे बचेगा क्या भाई? पीछे कौम के अंदर जो इंटेलिजेंट लोग हैं अगर वो नहीं होंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा? इस हवाले से बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, लोगों ने तनकीद भी की। तैयबा राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि बेहतरीन दिमाग बाहर भेज देते हैं ताकि पीछे सिर्फ नलायक पटवारी रह जाए। लोगों ने इस हवाले से बहुत सी तनकीद की। आगे आ जाए जी। लाहौर के अंदर एक अफसोसनाक साना हुआ। दाता दरबार का जो मरकजी गेट है उसके करीब एक गटर था या कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहां के हॉल के अंदर एक बेटी गिरी, छोटी सी, एक माँ की छोटी सी बेटी जिसको गोद में उठाया हुआ था, 9 माह की बेटी थी, खुले मेन हॉल के अंदर वो गिर पड़ी और उसको बचाने के लिए माँ ने भी उसके अंदर छलांग लगा दी। पहले तो इस खबर की तरदीद होती रही कि नहीं जी ये फेक न्यूज़ है, बाद में फिर सारा कुछ सामने आ गया। जो खतून है उनकी शनाख्त हुई है, 24 साल उनकी उम्र है और सादिया उनका नाम है, और 10 माह की उनकी बेटी है, 9 या 10 माह की उनकी बेटी है जो हादसे का शिकार हुई है। और जिस जगह पर वो गटर में गिरे हैं वहां से 3 किलोमीटर बाद जाकर बेटी की लाश मिली है, जो अभी तक इतलात आई हैं, और तकरीबन 7 किलोमीटर बाद जाकर जो मां है सादिया, उनकी जो डेड बॉडी है वो मिली है। ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजर है। कराची के अंदर भी ऐसा अफसोसनाक हादसा हुआ था जब एक बच्चा एक स्टोर से बाहर निकल रहा था तो अचानक गिर गया था। तब तो मीडिया ने बड़ा बवेला मचाया था, लेकिन यहां पर मीडिया ने उस तरीके से बात नहीं की। आगे आ जाए। समीना पाशा ने एक बात की है सुरहाब बरकत के हवाले से। वो कहती हैं कि ये नौजवान सहाफी आखिर क्यों जेल के अंदर है, क्या जुर्म है इसका, कोई बताएगा? क्यों ये अदालतें अल्लाह के कहर का शिकार नहीं होती? क्यों इन जजेस को मौत का खौफ नहीं है? क्यों हमारे दीगर सहाफी नान सहाफी पर आवाज नहीं उठाते? उन्होंने कहा कि रिलीज सुहराब बरकत, इनफ इज इनफ। ये समीना पाशा ने बात की है। आगे आ जाए। अमेरिका के अंदर एक इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अमेरिकी वजीर खारजा को बिठाया गया है अमेरिकी सेनेट के अंदर। सेनेटर्स ने उनसे सवाल पूछे हैं और अहम तरीन सवाल उनसे यह पूछा गया, सेनेटर रैंड पॉल, उनकी जानब से सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला के अंदर ऑपरेशन किया है, जाकर उनके सदर को गिरफ्तार किया है, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको जैम किया है, अगर ये सारा कुछ अमेरिका के साथ किया जाए, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जाम कर दिया जाए, अमेरिका के सदर को अरेस्ट कर लिया जाए, कोई और मुल्क अरेस्ट कर ले जाए, तो क्या हम इसको जंगी इकदाम नहीं समझेंगे? क्या हम इसको एक्ट ऑफ वार नहीं समझेंगे? तो इसके ऊपर मार्को रूबियो बिल्कुल लाजवाब नजर आए, बिल्कुल किसी किस्म की बात उनको नहीं आ रही थी। एक और सवाल के जवाब में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के नजदीक 8 से 9 अड्डों पर हमारे 30 से 40 हजार अमेरिकी फौजी हैं, वो सब ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स के निशाने पर हैं। फिर हमने इसराइल की भी हिफाजत करनी है, वो भी ईरान के निशाने पर है, इसलिए हम मिडिल ईस्ट में फौजी कुव्वत बढ़ा रहे हैं। ये उन्होंने रीजन दी है कि फौजी कुव्वत मिडिल ईस्ट के अंदर हम क्या बढ़ा रहे हैं। और ये भी इतलात है कि ईरान के गिर्द घेरा डाला जा रहा है समंदर के अंदर। इस हवाले से बहुत ज्यादा तफशीश पाई जा रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस वक्त चाइना के दौरे पर हैं। दुनिया इसको बहुत इंपॉर्टेंट कह रही है, बहुत अहमियत का हामिल है ये दौरा, क्योंकि अमेरिका, बहुत से लोग हैं जो अमेरिका से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका से दूर हो रहे हैं, बरतानिया अमेरिका से दूर हो रहा है, और आने वाले दिनों में अगर ये लोग भी ब्रिक्स के अंदर शामिल हो गए उस ब्लॉक के अंदर, तो फिर डॉलर का सत्यानाश होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। ये वक्त दूर नहीं है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।